Hello students, welcome to my channel Ticket for Me. Now today another topic of economics, theory of cost. Right? बहुत सिंपल है. सबसे पहले क्लियर करेंगे हम कि कॉस्ट क्या होती है आखिर. ठीक है, देखो कॉस्ट क्या होगी. एक सिंपल सी चीज़, जैसे कोई भी एक फैक्ट्री है, कोई भी एक एंटरप्राइजेस है ना, वो काम क्या करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम ही तो होता है. राइट. देखो जैसे हमने ये जैसे एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री में इनपुट होंगे कुछ. इनपुट मतलब रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल से ही तो आउटपुट आएगा निकल के. बात समझ रहे हैं आप मेरी. रॉ मटेरियल से ही आउटपुट बाहर निकल करके आएगा. राइट. इस फैक्ट्री इनपुट में कितनी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी हमारी. लैंड होगी, इसके अंदर लेबर होगा, यहाँ पर हमने कैपिटल को भी लगाया हुआ होगा, और एंटरप्रेन्योरशिप होगा. समझ आ गई. कुछ नॉन फैक्टर्स भी होंगे. ये तो हो गए हमारे फैक्टर इनपुट्स. नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होंगे, जैसे रॉ मटेरियल हो गया हमारा. ठीक है, तो हमने इन सब चीज़ों पर भी कुछ खर्चे किए होंगे, और हमने रॉ मटेरियल पर भी एक्सपेंसेस किए होंगे, एक्सपेंडिचर किए होंगे. बस ये जो दोनों एक्सपेंडिचर हमने इस पर किए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं. खर्चा, कॉस्ट मीन्स क्या है, एक तरीके का खर्चा, लागत. तो लागत हम किस पर लगा रहे हैं, ये लागत हम लगा रहे हैं फैक्ट्री इनपुट पर और नॉन फैक्टर इनकम पर. राइट. फैक्ट्री इनपुट्स जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और एक रॉ मटेरियल, इन दोनों पर होने वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं, डेट इज कॉल्ड आर कॉस्ट. समझ आ गई बिल्कुल मेरी बात आपको. सिंपल सी छोटी सी चीज़ है. ठीक है. अच्छा, ये इस कॉस्ट, क्योंकि ये कॉस्ट कैसी होती है, ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्यों होती है, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीन क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग होती है ना भाई. इसमें अगर हम किसी एक चीज़ को यूज़ कर रहे होंगे तो डेफिनेटली हमने दूसरी चीज़ को गिव अप किया हुआ होगा. राइट. इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं. क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ को हमने डेफिनेटली क्या किया है, सेक्रीफाइस किया ही किया है. राइट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसे कहते हैं. क्लियर है मेरी बात. राइट. आगे चलते हैं हम बहुत जल्दी से. तो ये जो कॉस्ट होती है, इसके दो काइंड्स हो जाते हैं. इसको दो पार्ट में जैसे हमने डिवाइड किया है. एक हो जाती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और एक हो जाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट. नाम से बिल्कुल क्लियर है. एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो बाहर से आई होगी, एक्सटर्नल फैक्टर से, और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो इंटरनल फैक्टर से होगी. ये कौन सी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हायरिंग परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट. हमने ये जो भी चीज़ें खरीदी होंगी या हायर की होंगी वो हमने मार्केट से लेकर के आए होंगे. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे यूज़ हुई है, ये सेल्फ वुड होगा. जैसे हमने अपने ही घर में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया. समझ गए आप इनको. ये कैसा होगा, हमने बाहर से लेकर के आए, हमने किराए के घर में एक में शुरू किया. एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई. ठीक है. आगे चलते हैं. इसमें और क्या है, इसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट में हम बता सकते हैं, ये पेमेंट मेड बाय अ फर्म टू अदर्स फॉर हायरिंग परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट. इसमें पेमेंट होता है, बाहर के लोगों को करना पड़ेगा हमको. इसमें जो मार्केट वैल्यू ऑफ द सेल्फ फॉर इनपुट इज़ द मार्केट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ हम करेंगे, क्योंकि हम उसे अपना है ना, हम खुद से यूज़ कर रहे होंगे उसको. ये चीज़ हमारी है, हम उसका अच्छा, हमने कहा कि हमारा घर बहुत बड़ा है तो हमने इसके एक पार्ट को फैक्ट्री बना दिया, उसका अच्छा यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. तो उसमें हमारा पेमेंट भी बच जाता है. क्लियर है. जैसे एग्जांपल दी, जैसे बेसिस पे टू वर्कर्स, और इसमें हमने एग्जांपल दे दिया अपने ओनी बिल्डिंग में हमने रेंट, तो उसका वो बच गया ना, उतना हमारा सेव हो गया. समझ गया. ये दोनों चीज़ें मेरी, एक हो जाती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी हो जाती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट. क्लियर है इतनी बात मेरी. चलते हैं इसमें नेक्स्ट. और अब आ जाते हैं हमारा एक, सबसे पहले आते हैं हम अपने सेलिंग कॉस्ट सेट के साइड. सेलिंग कॉस्ट सेट. सेलिंग कॉस्ट है, देखो जैसे जब किसी भी एक, जैसे प्रोडक्शन बन करके तैयार हो गया हमारा, कोई भी एक गुड्स बन करके तैयार हो गए, तो अब हम उसको सेल करना है. ठीक है. तो उसकी सेलिंग का प्रमोशन देना पड़ेगा ना. प्रमोशन करेंगे हम, जैसे डिस्काउंट देंगे, और किसी को भी जैसे एक के साथ एक फ्री चीज़ें दी जाती है, एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं उससे रिलेटेड, है ना. पोस्टर्स लगवाए आपने, बैनर लगवाए आपने, या फिर आपने वेबसाइट उसकी बनवाई, तो वो सारी कॉस्ट किसमें आपकी, वो क्या कहलाती है, वो आपकी सेलिंग कॉस्ट हो जाती है. ये जो सेल को प्रमोट करने के लिए की जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग प्रमोट. ठीक है. प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है. ये कौन सी होती है, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, उस तरह में द एक्सपेंडिचर इनपुट बाय ए प्रोड्यूस ऑन द इनपुट फॉर द प्रोड्यूसिंग ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस ड्यूरेशन पर जो भी खर्चे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे आती है प्रोडक्शन कॉस्ट. ठीक है. इतनी बात क्लियर हो गई. ये प्रोडक्शन कॉस्ट में आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों ही ऐड होकर के इसके अंदर आ जाते हैं.
बताएं। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई आपको? ये इतनी चीज़ें बहुत सिंपल है। सेलिंग के लिए जो किया जाए वो सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन के लिए किया जाए वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई। चलते हैं आगे, बहुत सिंपल एक और चीज़ पर जाती है। ये कॉस्ट हम पढ़ा रहे हैं आपको। कॉस्ट में एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। एफसी और वीसी, एफसी और वीसी से मिलकर ही हमारी क्या बनती है, कॉस्ट बन करके तैयार होती है। हम डिटेल में आप क्या पढ़ेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ेंगे। अब देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। बहुत सिंपल एक चीज़ है फिक्स्ड, जैसे इसके नाम से क्लियर, एकदम फिक्स्ड होती है जो, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जो फिक्स फैक्टर से रिलेटेड हो। बात मेरी ध्यान से सुनते जाएंगे तो आपको याद होती जाएंगी चीज़ें। ऐसी चीज़ जो फिक्स फैक्टर से रिलेटेड, फिक्स फैक्टर जैसे आप, अगर आप अकाउंट कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप समझ लें फिक्स फैक्टर आप बहुत अच्छे जानते हैं, जैसे लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फिक्स फैक्टर्स हैं इससे रिलेटेड। और अगर आप नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट तो भी आप मेरी बात को समझें। फिक्स फैक्टर माने जो फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड मतलब जैसे लैंड होती है, जैसे हैवी मशीनरीज होती है, जैसे फिक्स्ड होती हैं। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, ऐसी कॉस्ट जो फिक्स्ड फैक्टर से रिलेटेड हो उसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। इसके दूसरे नाम भी हमने बता रखे हैं, एक सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसके ये 3 अपर नेम भी हैं। समझ गए मेरी बात को आप, है ना। तो वो कॉस्ट जो फिक्स फैक्टर से रिलेटेड होती है प्रोडक्शन के, उससे हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। दीज कॉस्ट आर इनकर्ड इवन व्हेन आउटपुट इज ज़ीरो। ये कॉस्ट हमेशा ही होंगी, चाहे भले आपका प्रोडक्ट उसमें चल, जैसे अब आपकी लैंड है, एग्जाम्पल है, हमारी एक फैक्ट्री है ना। तो प्रोडक्शन बंद है, जैसे इन दिनों माना हम कोविड-19 की बात करते हैं तो प्रोडक्शन बंद है, तो क्या उस पर जो हो रहे हैं खर्चे वो आप कर नहीं रहे हो क्या? उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो उसके अंदर आ रही होगी उसका आप खर्चा, आप उसका बिल नहीं पेड कर रहे हैं, आप उसमें क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो आप प्रोडक्शन हो रहा हो या नहीं हो रहा, आपको तो पेमेंट करना है। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको पेमेंट भी आप उनको दे रहे हैं। ये फिक्स फैक्टर्स हैं, ठीक है। जो खर्चे आपके आउटपुट होंगे तो भी आपको देने हैं, नहीं होंगे तो भी आपको देने हैं। देखिए हमें कुछ एग्जांपल लिखे हैं आपके लिए। मशीन लैंड बिल्डिंग एक्सपेंसेस पर लाइसेंस फीस है, जैसे आपको देनी है। वेजेस, सैलरीज और परमानेंट स्टाफ। बात समझ रहे हैं आप मेरी, ठीक है। अभी आपको इसका एक डायग्राम बना करके हम आपको शो कर देते हैं बहुत जल्दी से। जैसे एक इलस्ट्रेशन लेकर के चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी मेरी बात। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हम लिखेंगे यूनिट्स ऑफ आउटपुट। जैसे हमने लिखा आउटपुट जैसे हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लिख लेंगे हम। फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट लिखेंगे इसको, टोटल और फिक्स कॉस्ट। ये हमारी 10, 0 पर भी इतनी ही होगी, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर और 6 पर। फिक्स कॉस्ट में क्योंकि चेंजेस होते ही नहीं हैं इसलिए ये इतनी ही रहेगी। मेरी बात आपको समझ में आ गई, है ना, क्लियर है मेरी बात। अच्छा, अब हम इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे, एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम भी हम आपको शो कर देते हैं। जैसे हम इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो ये तो आउटपुट का रहता है ना, और ये आपका किस में रहता है, ये आपको फिक्स कॉस्ट का बना देते हैं माना हम। तो 0 पर भी 10, इस पर भी 10, इस पर भी 10, इस पर भी 10, माने जितने भी आउटपुट के हमने ये बनाए हुए हैं सब पर कितना होगा, माना ये 10 का हमने एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये कितना आ जाता है, यहाँ से ऐसे करके एक सीधी लाइन खींचती है, ये हमारी लाइन कैसी हो जाती है, एफ सी। इसका मतलब इससे क्या इंडिकेट होता है, जो एफ सी की लाइन होगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन, वो हमेशा कैसी रहती है, स्ट्रेट रहती है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। कांस्टेंट कॉस्ट है, एकदम कांस्टेंट रहती है। क्लियर हो गई मेरी बात आपको ये, ठीक है। तो ये इतना क्लियर है, ये कांस्टेंट कॉस्ट होती है, कांस्टेंट होता है बिल्कुल ये, इसलिए इसका डायग्राम ऐसे बन जाता है। क्लियर होगी मेरी बात है। चलते हैं आगे अब हम चलेंगे आपको वेरिएबल कॉस्ट के साइड पे, है ना। तो वेरिएबल जैसे इसके नाम से क्लियर होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट के हिसाब से जिसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। क्या लिखा है हमने, वेरिएबल कॉस्ट, दीज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, वेरिएबल फैक्टर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आउटपुट का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा इसमें भी चेंजेस होते जाएंगे। इसे डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं और प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। इसको नाम क्लियर है इसके। जैसे कि रॉ मटेरियल है तो आउटपुट जैसे बढ़ता जाएगा हम रॉ मटेरियल बढ़ाते जाएंगे या कम करते जाएंगे। कैजुअल वर्कर्स है, आज ज़्यादा काम है तो हमने कैजुअल वर्कर्स अपने ज़्यादा लगा लिए, ठीक है। तो ये बेसिस यानी कि ये कैसे होंगे, ये आउटपुट के हिसाब से इसके अंदर वेरिएबल यानी कि ये चेंजेस होते रहते हैं। क्लियर है। चलते इसका भी एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं हम आपके लिए।
डायग्राम में जाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि डायग्राम से और एक छोटी सी टेबल बनाने से क्या हो जाता है, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। ये हम आपको बता देते हैं। अभी चलते हैं, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और उसके बाद इसको बता देंगे आपको। ऐसे ही एक लेके चलते हैं। आउटपुट लेंगे पहले हम यहाँ पर, आउटपुट लेंगे वही 0 1 2 3 4 देन 5, अच्छा 6 भी ले सकते हैं। उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं। वह टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे 0 है, उसके बाद आउटपुट बढ़ रहा है, ये लगातार बढ़ रही हैं। 24 28 हो गई, 32 हो गई और 38 हो गई, राइट, क्लियर है। डायग्राम भी बनाएंगे ऐसे ही हम सेम। नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर आउटपुट, और ये हमारी हो गई वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब जैसे आउटपुट 0 फिर 1 2 3 4 5 10 6, ऐसे ही हम इसको भी एज्यूम कर लेते हैं ना, आपको आता तो है। जैसे हम इसको 10 है, 20 30 40 इस तरीके से। तो ये 0 पर तो ये तो 0 ही था, कोई बात ही नहीं है। 1 पर कितना था, माना ये 10 आ गया। उसके बाद 2 पर कितना हो गया, थोड़ा सा ऊपर 18 आ गया। उसके बाद और थोड़ा सा ऊपर 24 आ गया, फिर और थोड़ा सा ऊपर फिर 28 आ गया, फिर 32 और फिर ये आ गया 38। इस तरीके से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं तो ये शेप इसकी बन रही है। ये हमारी होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हो रही मेरी बात। ये फिगर आपको क्या बताता है, ये फिगर हमको ये बताता है, क्या बताता है कि जैसे जैसे टीवीसी हमारी कैसी होती है, अपवर्ड कैसे हो रही है, ये बनती है हमेशा हमारी अपवर्ड, है ना, अपवर्ड बन रही है ना। जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ रहा है तो ये अपवर्ड बनेगी। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हमको क्या इम्प्लाई करता है डेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है हमेशा टेंड टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी बढ़ती ही जाती है, ठीक है। और डिक्रीज़ कब होगी, जब आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है बढ़ती बढ़ती चली जाएगी, ये कब इंक्रीज़ होगी, ये इंक्रीज़ होगी हमारे आउटपुट के साथ। अगर आउटपुट हमारा कम होगा तो ये डिक्रीज़ भी होगी, और अगर आउटपुट कैसा 0 हो जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 हो जाएगी। 0 था ना, आउटपुट था ना 0, तो 0 थी ना हमारी वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब अगर 0 आउटपुट है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है। अगर हमारा ये बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, अगर ये कम हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। क्लियर मेरी बात आपको। चलते हैं हम आगे। दोनों में फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ये आपको बिहेवियर भी क्लियर हो गया कि शुरू शुरू में टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है हमारी वो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से होती है, ठीक है। शुरू शुरू में इंक्रीज़ होगी लेकिन थोड़ी सी डिमिनिशिंग रेट से होती है, लेकिन बाद में ये इंक्रीज़ होती है और इंक्रीजिंग रेट से ही हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। ये हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट के दो प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम इसको आज भी जाते कभी कभी पेपर में कि बात बिहेवियर बताएं टीवीसी का, तो टीवीसी के दो ही बिहेवियर होते हैं। शुरू शुरू में बहुत धीमी गति से बढ़ती है और बाद में ये बहुत तेज़ी की गति से बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता जाता है वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी उतनी ही तेज़ी के साथ बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे और थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हम आपको लेकर के चलते हैं। अब इसका बिहेवियर बताएंगे अब हम आपको, ये कैसे फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है और यहाँ पर टोटल कॉस्ट हो गई। अब फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ये क्या चीज़ होती है तीनों, है ना। जैसे टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट तो हमने बता दिया आपको, ये टोटल कॉस्ट हो गई और ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अब और कुछ चीज़ें से लेकर के चलते हैं। आउटपुट लेंगे और हम लेंगे यहाँ पर अब फिक्स्ड कॉस्ट, विजिबल है ना, हाँ फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। यहाँ पर हो गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट और यहाँ पर हो गई हमारी टोटल कॉस्ट। ये हो गया हमारा आउटपुट, देखो है ना। फिर से 0 1 2 3 4 5 एंड 6। फिक्स कॉस्ट फिर सेम लिख लेते हैं हम 10 10, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पहले 0 ही रहती है, फिर 10 हो गई, 18 हो गई, फिर 24 हो गई, 28 हो गई, 32 हो गई और 38 हो गई। दोनों को हम ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट निकल आएगी। एडिशन का मार्क लगा देते हैं इसमें हम। ये टोटल कॉस्ट होती है हमारी, किसी भी और आपको टॉपिक पर अगर मुझे मेरा वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, राइट। अब हम बनाते हैं इसके डायग्राम। बहुत सिंपल है। फिक्स कॉस्ट तो 10 पर ही हमारी है ना, अगर 0 के बाद हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं, ये 10 हो गया तो 10 पे ये हमारी फिक्स कॉस्ट बन गई।
ठीक है। अब हम वेरिएबल कॉस्ट बनाएंगे तो वही बिल्कुल सेम जैसे हमने आउटपुट लिया था 0 1 2 3 4 5 6, ये ख़त्म हो गया, ये हमारे आउटपुट है ना। तो ये हमने हमारी क्या होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी धीरे धीरे यहाँ से कैसे बन रही है 0 10 18, इसी हिसाब से आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसे करके यहाँ से थोड़ी सी बनना शुरू हो जाएगी। टोटल ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अभी हमें टोटल कॉस्ट भी बनानी है। टोटल कॉस्ट भी हमारे यहाँ का से शुरू होगी, वो 10 से शुरू होगी हमारी और इसके ऊपर ही रहेगी। ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट। ये जितने भी ये फिगर्स हैं ये सब एजम्पशन बेसिस पे रहती है, पर फिर भी आप इनको इस तरीके से देख के बनाएं कि आपको जैसे वेरिएबल कॉस्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगी हुई है, टोटल कॉस्ट उसी के हिसाब से ही जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, डायग्राम एकदम क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्लियर है। पहले आप इतना बना लेंगे, इसका ऑब्जर्वेशन देख लेंगे और इसका ऑब्जर्वेशन दे देंगे नीचे कि हमने इस लाइन पे इसको एज्यूम किया, इस लाइन पर हमने इसको एज्यूम किया। ये ओ एक्स एक्सेस होती हैं, देन ये ओ वाई एक्सेस होती हैं। बन जाएगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की। ठीक है, चलते हैं अब हम चलते हैं सीधे एवरेज की साइड पे। ये तो आपको तीनों का बिहेवियर क्लियर हो गया ना। अगर तीनों का एक साथ आ जाता है बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का बिहेवियर ऐसा रहता है। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और टोटल कॉस्ट क्योंकि ये इन दोनों टोटल कॉस्ट में क्योंकि ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसलिए भी हमेशा इसके ऊपर ही रहती है। राइट, चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं अपनी एवरेज की साइड पे। इसका नेक्स्ट टॉपिक ये एवरेज कॉस्ट है, बिल्कुल सेम, कुछ अंतर नहीं है। अब हम कुछ नहीं निकालना, एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, आउटपुट से डिवाइड कर दो, एवरेजेस निकल जाएंगे आपके। है थोड़ी है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसे हम पढ़ेंगे अब आपका AC एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट का TC टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी डिवाइड करते हैं आप, निकल आएगा। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, ये कितनी पर यूनिट कॉस्ट होती है। आउटपुट जितना भी आउटपुट हमने किया है वो उसकी पर यूनिट कॉस्ट होती है। ठीक है, और जैसे हम AC का बस एक और फॉर्मूला अगर हम लेते हैं तो AC इज इक्वल टू क्या होता है, AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। समझ आ गई। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी ये भी आपको समझ में आ गया होगा आपको। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम देखें तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ये बात क्लियर है मेरी। एवरेज फिक्स कॉस्ट समझ में आ गई। एवरेज जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी हमारी अपॉन क्वांटिटी आप करते चले जाएं तो आपकी क्या निकल आएगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, ये बात मेरी क्लियर होगी। चलते हैं हम एवरेज फिक्स कॉस्ट को और बता दें एक छोटा सा, जैसे हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे बहुत छोटा सा बता दें यहाँ पे, जैसे 0 है 1 2 3 4 है ना, जैसे 5 है तो हम हमेशा 10 10 10 10 और 10 इस तरीके से एज्यूम करते थे। तो 10 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। अच्छा ये तो हमने 0 ले लिया, जैसे 10 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहला 10 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, देन 3.3 आ जाएगा, फिर 2.5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। समझ में आ गई। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट हो गई हमारी। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। अब जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे ना तो ये कैसा बनेगा, ये थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे इसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट का बना रहे हैं ना हम, जब हम इसमें लेंगे तो जैसे ये 0 पे कितना 1 पे कितना था, 1 पे ले लेंगे हम, यहाँ पर माना 1 एज्यूम किया हुआ, तो ये 10 है और वहाँ से ये लगातार डाउन होता हुआ बनेगा। तो मतलब अगर कर्व का शेप आएगी तो कैसे आएगी, ऐसे करके आएगी। ये इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आ गई कैसे बनेगी ये बनेगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अपने आप ही बन जाएगा, आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ऐसे ही इसी शेप में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो AFC कर्व है ना, हमने उसको किससे डिवाइड किया हुआ है, हमने उसको क्वांटिटी से डिवाइड किया हुआ है। तो हमेशा ये कैसे बनता है, ये डाउनवर्ड बनता है। ठीक है, हमेशा डाउनवर्ड बनता है, राइट साइड पर डाउनवर्ड होगा। और डाउनवर्ड स्लोप AFC का क्या शो करता है कि AFC इंक्रीजेज एज द आउटपुट इंक्रीज। समझ में आए। AFC कब डिक्रीज़ होता है, AFC हमेशा लगातार हमेशा डिक्रीज़ होता जाएगा क्योंकि हमारा आउटपुट बढ़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा डाउन होगी क्योंकि हमारा आउटपुट यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इसलिए AFC का कर्व हमेशा कैसे बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। और अगर हम इसका और इसका हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका और इसका,
तो ये क्या आ जाती है, हमारी फिक्स कॉस्ट निकल के आ जाती है। समझ में आ गया। AFC मल्टीप्लाई बाई आउटपुट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हमेशा। भाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 का 2.5 में करेंगे 10, 3 का 3.3 में करेंगे 10, 2 का 5 में करेंगे 10, 1 का 10 में करेंगे 10। ठीक है, कितनी बार मेरी समझ में आ गया आपको, है ना। AFC क्लियर हो गया बिल्कुल। चलते हैं हम आगे। अब ऐसे ही सेम क्या हो जाएगा, ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट का निकलता है। अगर देखते हैं आगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम ही निकलती है, कोई चेंजेस नहीं, है ना। और ये से एक बार ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो इसमें आप अपने आप से निकाल सकते हो कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो हमारे प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो हमारी क्या हो रही है, वो हमारी इंक्रीज़ होती चली जा रही है या डिक्रीज़ होती जा रही है, तो इसमें चेंजेस कर रहे हैं हम। एक छोटा सा जैसे ABC पहले इसको फॉर्मूला लिख दें आपका, कि ABC फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी हो गया हमारा। ठीक है, सीधे सीधे इसका एक वो ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6 वेरिएबल कॉस्ट हमने माना। जैसे पहले आ गई 10, फिर हो गई 18, 24, देन 28, देन 32 और देन 38। अब हम इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज का 10 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो फिर 10, 9, 8, देन 7, देन 6.4, देन 6.3। देख रहे हैं आप इसको। चलते हैं बहुत जल्दी से। जब हम इसकी शेप तैयार करेंगे तो ये कुछ इस टाइप की शेप से बनता है। समझ गए आप मेरी बात को, कुछ इस टाइप की शेप से। इसका मतलब ये कैसा बनता है, ये यू शेप में बनती है। समझ गए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये हमेशा कैसी रहती है, ये यू शेप में आती है। क्लियर है मेरी बात, इतनी बन जाएगा। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का आ जाता है तो आपको इस तरीके से छोटी सी टेबल एज्यूम करनी होगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी कैसी हो रही है, वो डाउन होती चली जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टेंड्स टू फॉल, ये गिरना शुरू कर देती है। क्लियर है। चलते हैं आगे। ये कैसे शेप में बनती है, ये हमेशा यू शेप में बनती है। और कौन सा इसमें वो लग जाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस लगते हैं इसके अंदर, है ना। कि शुरू में जो प्रोडक्शन होता है वो हमारा कैसा होता है, बढ़ता है, एक टाइम के बाद रुकता है, उसके बाद डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। यही होता है ना, ये पढ़े होंगे आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये चलते हैं आगे। चलें हम अपने, अब हम चलते हैं आपके मार्जिनल कॉस्ट के साइड। मार्जिनल कॉस्ट भी आपकी पड़ी हुई होगी। मार्जिनल मीन्स क्या होता है, जैसे कि डिफरेंसेस होते हैं, है ना। तो ये जितने भी डिफरेंसेस आते जाएंगे टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारी होती है मार्जिनल कॉस्ट, है ना। टोटल कॉस्ट में जैसे कि पहले अगर टोटल कॉस्ट हमारी 10 है, उसके बाद हमारी कितनी हो जाती है, 18 हो जाती है। तो 18 माइनस 10 हमारा जो निकल के आएगा आंसर, वो हमारा क्या कहलाएगा, मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है। मार्जिनल कॉस्ट, है ना, टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस होंगे। तो अगर हम फॉर्मूला लिख देते हैं इसका मार्जिनल कॉस्ट का सिंपल सा, तो MC मतलब TC, एक TC माइनस दूसरा TC। ठीक है, तो इसमें TC N भी लिख सकते हैं, और आपको ऐसे ही लिखे हुए हम मिलेंगे आपको N माइनस 1। ठीक है, और जब हम इसका और भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला, एक तो टोटल ये वो है ना, ये आपको पता होगा ना, डेल्टा। क्लियर। चलते हैं हम आगे अब। और मार्जिनल का भी आपको बता दें, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकल आती है। बस मार्जिनल कॉस्ट ही है, और उसके अंदर तो आपका और कुछ स्पेशल रहता नहीं है इस टॉपिक के अंदर। चलते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट तो बता दें आपको। मार्जिनल कॉस्ट में ही अब आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। सिंपल सा वो क्वेश्चन लेके चलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 विजिबल है ना, चलो 7 और 8 तक ले लेते हैं, बड़ा बता देते हैं। फिक्स कॉस्ट वही 10 10 10। उसके बाद वेरिएबल ले लेते हैं, तो फर्स्ट में 0, फिर 10, देन 18, देन 24, देन 28, देन 32, 38, 46, देन 62। ठीक है ना, कितनी बात क्लियर हो रही है मेरी आपको। उसके बाद चलते हैं, अब आपका क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट भी हो गई। अब टोटल कॉस्ट आ जाती है, तो दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। 10 20 28 34 38 42 48
56 देन 72। मार्जिनल निकालते हैं आप, यही तो बताना मेन यही तो सीखना ही है आपको। इसका ये है हमारी टोटल, ये है ना, इसका डिफरेंसेस हमको चाहिए, राइट। ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। पहले में तो कुछ है ही नहीं, मार्क 20 में से 10 लेस करेंगे, 10 इसमें से ये 8। समझ गए ना मेरी बात को? किसको आपको लेस करना है? इन लोगों का आपस में। फिर से एक बार 4, फिर 6 देन 8 16। ये आपकी हो गई मार्जिनल कॉस्ट। समझ गए आप मेरी बात को? और जब आप मार्जिनल कॉस्ट का छोटा सा एक डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे अगर, तो आपकी ये मार्जिनल कॉस्ट की शेप बनेगी कुछ ऐसे करके। ये होगी हमारी MC। सही है। शुरू में मार्जिनल कॉस्ट जैसी कैसी होती है, गिरती हुई दिखाई देती है ना। उसके बाद ये क्या हो जाती है, उसको राइज करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर है? और उसके बाद फिर भी थोड़ा पहले धीमे धीमे होती है, उसके बाद ये फिर से इसी तरीके से मार्जिनल कॉस्ट जो होती है हमेशा ही यू शेप में बन जाती है। क्लियर हो रही है मेरी बात? पहले मार्जिनल कॉस्ट कैसी हो रही है, 10, फिर 8 आई, फिर 6 आई, फिर 4 आई, और उसके बाद क्या हो, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई। पहले मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से गिरती हुई दिख रही है और फिर उसके बाद राइज होना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि प्रोडक्शन हमारा बढ़ता चला जा रहा है यहाँ से। समझ में आ गई आपकी मेरी बात, है ना। जैसे माना ये कर्व है आपका, ये बना लिया आपने, तो आप यहाँ पर ये जो रहता है हमारा सारा, ये जो इतना पोर्शन रहता है आपका, इसको ऐसे करके अगर हम और बना दें, ये जो पोर्शन है आपका सारा, ये जो अंदर का है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारी होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब भी कुछ नहीं होता। भाई मार्जिनल कॉस्ट क्यों बन रही है? मार्जिनल कॉस्ट बनती ही वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, नहीं तो यहाँ तो मार्जिनल है ही नहीं, इसमें कोई मार्जिनल है नहीं है ना। मार्जिनल कॉस्ट किसकी वजह से है? इसकी वजह से। तो इसके अंदर क्या है, सारा का सारा वेरिएबल कॉस्ट। राइज ही उसी से होती है, अदरवाइज हो ही नहीं है किसी के अंदर। ठीक है मेरी बात? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो जैसे हम इसमें एक इसी में डायग्राम बना लो, जैसे एक और, क्योंकि सब इसी में सीख लो जितनी भी चीज़ें हैं। जैसे थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, जैसे ये हम बता रहे हैं आपको, इसी में हम बनाएंगे। जैसे मार्जिनल कॉस्ट का बना लिए और एवरेज कॉस्ट का भी बना देंगे इसी में हम सारे एक ही सा डायग्राम हम बना सकते हैं किसी भी चीज़ के। जैसे अब हम इसको देखते हुए हम इसके थोड़ी सी रिलेशनशिप आपको बताएं क्या होते हैं, है ना। जैसे हमने क्या बताया आपको, ये हमने टोटल कॉस्ट बता दिया आपको, और फिक्स कॉस्ट बता दी, और क्या बता दिया हमने आपको, मार्जिनल कॉस्ट बता दिया, है ना। अभी जैसे हम इनके एवरेजेस निकाल देते हैं, और एवरेजेस निकालने के बाद उनका रिलेशनशिप अगर हम लेते हैं तो रिलेशनशिप हमारा कैसा निकल के आता है। एक और चीज़ चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा और सिखा दें इसमें, है ना। अगर हम इसको चेंज करते हैं एवरेज में, एवरेज में चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे वही 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गया। यहाँ पर हमने टोटल कॉस्ट लिख दी। टोटल कॉस्ट हो गई हमारी 10 20 फिर 28 34 38 42 48 56 और 72। अब एवरेज कॉस्ट हम यहाँ पर ऐसी की बात कर रहे हैं, एवरेज कॉस्ट की, तो हमारी इससे इसको डिवाइड करना है ना हमको, तो ये तो मतलब ही नहीं होता। इनफाइनाइट का साइन रहता है 20 14 11.3 देन 9.5 देन 8.4 देन 8 देन 8 देन 9। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे हम। मार्जिनल कॉस्ट ये वाली, ठीक है, MC। तो पहले का तो कुछ है ही नहीं, दूसरे का 10 देन 8 6 फिर 4, फिर आपने फिर एक और बार 4 फिर 6 फिर 8 और फिर आ गया 16। ये हो गया AC और MC। ठीक है। जब डायग्राम हम कुछ बनाएंगे तो कुछ इस शेप का डायग्राम आपका बनेगा। जैसे हम यहाँ से लेंगे तो ये तो बन गया AC की कर्व, है ना, और एक बनेगा ये MC की कर्व। तो ये हो गया हमारा MC और ये हो गया हमारा AC। अभी दोनों के बीच का रिलेशनशिप, AC जब AC का फॉल होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो MC क्या है, MC हमेशा इससे लोअर ही रहेगा। AC फॉल हो रहा है ना,
20/14 11.5। एम सी क्या, एम सी हमेशा इससे नीचे ही रहेगा। आपको दिख रहा है इसके बराबर हुआ, समझ में आई। एम सी इज़ लोअर देन ए सी, क्लियर है। जब ए सी गिर रहा है, जब ए सी गिरने की बात बता रहे हैं हम, जब ए सी गिरेगा तो एम सी हमेशा इसके नीचे ही रहेगा। जब ए सी राइज होगा तो एम सी ग्रेटर हो जाएगा ए सी से। दूसरा पॉइंट समझ में आया कि जब ए सी बढ़ा, 8 से 9 हुआ तो ये 8 से 16 हुआ है, ये इससे बड़ा हो गया। समझ, 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। व्हेन ए सी डज नॉट चेंज, जब ए सी कुछ भी नहीं बदला है तो एम सी इक्वल टू ए सी, एम सी इसके बराबर हो जाता है। समझ गए आप मेरी बात को। 3 पॉइंट हमने आपको बताए इन दोनों के रिलेशनशिप के। क्या रिलेशनशिप बताया हमने आपको, फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। जब ए सी फॉल हो रहा है तो एम सी भी लोअर, इससे लोअर होगा, हमेशा इससे लोअर होगा। 11.36, 9.5, 4, 8.4, 8 है तो 6 है, गिर रहा है। जब ये बढ़ना शुरू होगा, है ना, जब ए सी राइज होना स्टार्ट होगा तो एम सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, एम सी इससे ज़्यादा ही होगा, बड़ा है इससे। ये बड़ा, ये 8 से 9 हुआ तो ये 8 से कितना हो गया, 16 हो गया, इससे बड़ा, ठीक है। जब ए सी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, है ना, तब ये इसके बराबर हो जाएगा। ये रिलेशनशिप है इसका, सिंपल सी चीज़, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरीके की नहीं। बताएं आप मुझे यहाँ पर, मुझे नहीं लगता आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी। फिर भी अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, या किसी और भी स्पेशल चीज़ के लिए आपको, या स्पेशल टॉपिक के लिए आपको मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, समझ में आती हो चीज़ें, तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।